तो देखो, अगर मैं शॉर्ट रिव्यू दिलवाऊँ पुराना, तो अपन ने देखो ये बात पढ़ी थी कि यहाँ से अगर अपन बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों को पूरी बात बता दी थी कि देखो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम क्या होती है ना। और डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम के बाद फिर अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि कौन सी इनकम डोमेस्टिक होगी, कौन सी नेशनल इनकम होगी। फिर मैंने आपको रेजिडेंट के बारे में बातें बताई थी कि रेजिडेंट कौन होते हैं, किस किस को रेजिडेंट अपन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में सारी बातें पढ़ी। रेजिडेंट में किन किन को इंक्लूड करते हैं वो भी बात देखी। फिर डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो या इकोनॉमिक टेरिटरी बोलो, एक ही बात होती है, और उसका मैंने आपको मीनिंग लिखवा दिया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। जैसे कि जो ज़मीन दिख रही है आपको अपने इंडिया में, वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी है ही है। उसके साथ जो पानी में भी डोमेस्टिक टेरिटरी है 200 नॉटिकल माइल तक, और आपको हवा में भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो इसके बाद देखो बच्चों, मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ और बातें भी लिखवा देता हूँ, फिर अपन इसको बुक में से भी पढ़ के देखते हैं कि जो चीज़ मैंने बताई वो सारी बुक में भी लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, वो सारी बातें अपन लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो लिखो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड। लिखो सबसे पहले यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड, लिखें डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, लिखना चालू करें। फर्स्ट फर्स्ट नंबर का पॉइंट, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इसके बाद लिखें आप, इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो। इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो। ठीक है, इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ships and aircraft operated by the resident of a country. Ships and aircraft operated by the resident of a country. ठीक है, ships and aircraft operated by the resident of a country across different part of the world. Across different part of the world. ठीक है, for example passenger planes operated by Air India, operated by Air India between England and Canada. Between England and Canada and Canada, part of the domestic territory of India. Part of the
डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है जी। फिर लिखें, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दें, फिर लिखें एम्बेसीज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन अब्रॉड। लोकेटेड इन अब्रॉड। ठीक है। तो देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड। डोमेस्टिक टेरिटरी में अंदर क्या इंक्लूड होता है? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, टेरिटरी, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। जो आपको पॉलिटिकल फ्रंटियर दिख रहा है इंडिया का, ठीक है, ये जो जो मैप के अंदर आपको पॉलिटिकल फ्रंटियर लैंड दिख रहा है वो सारा है ही है इंडिया, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो। मैं आपको बता रहा था ना, पानी के अंदर भी इंडिया है, तो लिख दिया इट इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो। अब लिखा है शिप्स हो या कोई एयरक्राफ्ट है, वो ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया है कि पैसेंजर प्लेन था, ये दिख रहा है आपको एक पैसेंजर प्लेन, ये रहा, ये हमारा है पैसेंजर प्लेन। अब ये, इसने उड़ान कहां से भरी थी? इंडिया से भरी थी। फिर इंग्लैंड से कहां जा रहा है? कनाडा। कनाडा से वापस कहां आ जाएगा? फिर से रिटर्न होकर ये कहां पर आएगा? इंडिया में। उड़ान तो इंडिया से ही भरी थी, है ना। बीच में क्या आया? बीच में इंग्लैंड आया, फिर कनाडा गया। तो ये बोल रहा है पैसेंजर प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। पैसेंजर प्लेन है किसका? एयर इंडिया का है। बिटवीन कहां से कहां तक? इंग्लैंड से कनाडा तक के बीच का, पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसको हम क्या मानेंगे? अगर यहां पर कोई भी अर्निंग होती है, प्लेन के अंदर भी तो अर्निंग हो सकती है भाई, उड़ा तो इंडिया से ही था, तो दिस इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये समझने लायक बात है। अगर कल को मान लो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसको क्या मानेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही पार्ट मानेंगे। फिर इसके बाद देखो, एम्बेसीज लोकेटेड, एम्बेसीज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन अब्रॉड। ये बात मैं आप लोगों को पहले रेजिडेंट के वक्त भी क्लियर कर चुका हूं कि अब्रॉड के अंदर, यूएसए के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वो आपके इंडिया का ही पार्ट है। ये बात भी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। अब मैं आपको ये लिखवाने जा रहा हूं कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो लिखें डोमेस्टिक टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड। डोमेस्टिक टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड लिखना है अपन ने, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखें, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इंक्लूड नहीं होगा, फॉरेन कंट्री की एम्बेसीज जो इंडिया के अंदर है। फिर से समझो बात मेरी, फॉरेन कंट्री की एम्बेसीज, यूएसए की एम्बेसी जो इंडिया में है, दुबई की एम्बेसी जो इंडिया में है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है इंडिया की। इंडिया में होने के बावजूद भी, एम्बेसी एरिया जो इंडिया के अंदर होता है वो, उसके बावजूद भी वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता। तो क्या लिखोगे? एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया। एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। और क्या चीज़ नहीं है? मैंने बताया था, ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर इनके भी ऑफिसेज हमारे जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर हैं तो इनको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते हैं। तो लिखो
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO, ठीक है ना, आर लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, आर लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक बात सबको समझ में आई होगी। और अब, क्योंकि देखो हमारे को कॉन्फिडेंस बिल्टअप रहना चाहिए हर चीज़ में, है ना, जितना हमने पढ़ा, क्या बुक में भी वही बात लिखी है? तो आओ बुक को देख लेते हैं। तो ये जो बुक है, ये है आपकी संदीप गर्ग की बुक। अगर आपके पास संदीप गर्ग की बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है, नई बुक लेने जा रहे हो तो ज़रूर संदीप गर्ग की बुक लो, बहुत अच्छी बुक है, सब कुछ दे रखा है उसके अंदर। और अगर टीएसआर, अगर हमारे पास टीआर जैन वीके हो रही है तो उसमें से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ संदीप गर्ग को, क्योंकि उसमें थोड़ी लैंग्वेज भी अच्छी दे रखी है, ज़्यादा बेहतर दे रखा है। सर हमारे स्कूल में तो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, क्या एनसीईआरटी से नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रेफरेंस बुक मैं सजेस्ट करूँ तो इससे ज़्यादा बेहतर बुक आपको नहीं मिलेगी। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी मैं आप लोगों को पीडीएफ तो इसकी जब शेयर करूंगा तो आपके पास वैसे भी ये सारे नोट्स की, ये जितने भी आपके नोट्स हैं वो तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, साथ में संदीप गर्ग के ये जो पिक्स फॉर्मेट हैं ये सारी पीडीएफ में आपके पास पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखो चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 2 1 नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था ना। इसमें मैं अपना सीरियल ऑर्डर लूंगा, उससे आपका क्या होगा, मेरे सीरियल ऑर्डर लेने से आपको, जब अपन बाद में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिर आपको लगने लगेगा अच्छा इसमें सेकंड चैप्टर का ये कंसेप्ट था। अगर मैं डायरेक्ट वो समझा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, पढ़ेंगे अपन सेकंड भी, फर्स्ट भी और थर्ड भी और फोर्थ भी, पढ़ना सारा ही है, लेकिन थोड़ा सा अपना सीरियल ऑर्डर लेके। तो देखो जो इसमें दे रखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले आपको दे रखा है डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो या इकोनॉमिक टेरिटरी बोलो, इसका मीनिंग ये भी पढ़ने वाले हैं अपन। नॉर्मल रेजिडेंट ये पढ़ने वाले हैं अपन, ये दो कंसेप्ट अभी अपन ने पूरे किए हैं। फिर आगे लिखा है फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, ये भी पढ़ाऊंगा, बात की बात है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं ये भी पढ़ाऊंगा, बात की बात है। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये भी पढ़ाऊंगा, बात की बात है। यानी ये दोनों आपके गुड्स के पार्ट दे दिए, ये इनकम का पार्ट दे दिया और ये इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट दे दिया, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। और फिर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, ये सारी बात की बातें हैं। पहले अपन ने जो दो टॉपिक पढ़े हैं उसको हम अपनी बुक में से एक एक सेंटेंस को रीड आउट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं हाईलाइट करता चलूंगा। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन द लेमैन्स लैंग्वेज। लेमैन उसको बोलते हैं जो इकोनॉमिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं समझता, उसको लेमैन बोलते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर, यही मैंने वर्ड यूज किया था, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, ठीक है। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब, जो कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर है, जो मैंने आपको मैप दिखाया था, मैप के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा लैंड एरिया, वो तो है ही है। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन द वाइडर सेंस। वाइडर सेंस का मतलब क्या हुआ, पानी में भी इंडिया है ना। इन एडिशन टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने तो चैप्टर चालू किया था सर, नेशनल इनकम किसे कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, और ये जो चैप्टर चालू हुआ है वो तो डायरेक्टली डोमेस्टिक टेरिटरी से चालू हुआ। मैंने बोला बाद में सारी चीजें आ जाएगी, मैंने क्या बताया कि मेरा प्रेजेंटेशन का वे थोड़ा अलग है, बुक का अलग है, चीजें सारी हैं, कोई भी चीज इधर उधर होगी लेकिन है सारी। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड शिप्स, एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू कंट्री। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ऑपरेट हो रहा है बिटवीन टू और मोर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, वही एग्जाम्पल है, बिटवीन रशिया एंड जापान। और मैंने क्या ले लिया था, मैंने ले लिया था आप ये इंग्लैंड एंड कनाडा आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसको भी हमने क्या मान लिया, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। देख लो ये जो बीच बीच में से ही क्वेश्चन बनते हैं, अगर इनमें से क्वेश्चन बन गया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लेन ऑपरेट हो रहा है,
ठीक है, एयर इंडिया का प्लेन है, प्लेन कहाँ से है, कहाँ का है, डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का ही है, क्योंकि एयर इंडिया का प्लेन है। रशिया जापान के पैसेंजर को इधर उधर लेके जा रहा है, अल्टीमेटली आएगा तो वापस घर पे ही। भाई बीच में एक बार बताओ, अगर यहाँ से उड़ा कनाडा के लिए, बीच में अगर इंग्लैंड आ रहा है तो सब पैसेंजर को उठा लिया ना। ट्रेन चलती है, बीच में स्टेशन आते हैं तो आते नहीं क्या पैसेंजर्स, वही बात इसमें है ना। सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज, सिंगापुर एयरवे बिटवीन इंडिया एंड जापान, इंडिया और जापान के बीच में अगर सिंगापुर एयरलाइंस आ रही है, आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर, नॉट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि एयरवेज कहां की है, वो सिंगापुर की है। इंडिया बीच में आ रहा है तो आज इसका मतलब थोड़ा इंडिया की इनकम हो जाएगी, वो इनकम तो वो सिंगापुर की कहलाएगी। अब इसको ध्यान से पढ़ो। फिशिंग वेसल, वेसल अपन शिप को ही बोलते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, आपको यदि याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऑयल रिग्स होते हैं, दिखाऊं, याद दिलाऊं। देखो जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना, देखो यहाँ पर यहाँ ही कुछ बताया था कि यहाँ ऑयल रिग्स होते हैं, उससे अगर कमाई हो गई तो क्या होगा, है ना। फिशिंग से, ऑयल रिग से कमा लिया तो क्या होगा, याद है ना, बताया था मैंने। तो ये वही चीज बता रहे हैं, फिशिंग वेसल, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर। किसके द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंटरनेशनल वाटर में, वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें आप, फिशिंग, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन ओशन विल बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो क्या होता है, आप इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो है ना, इंडियन फिशरमैन काम कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं विद द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। ये बात लिखा है यहां पर, हमने एक्सक्लूसिव राइट ले रखा है उनसे, हालांकि वाटर हमारा है नहीं, लेकिन हमने एक्सक्लूसिव राइट ले लिया वहां पे मछली पकड़ने का, ठीक है। तो उसको आप डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट मानेंगे, वैसे नहीं है वो हमारा पार्ट, लेकिन अगर आपके पास एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन है इंडियन ओशन के अंदर, इंटरनेशनल वाटर पे, तो फिर आप उसको डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया मानोगे। हाँ, अगर 200 नॉटिकल माइल तक वैसे इंडिया का पार्ट पानी के अंदर अगर आप कर रहे हो, फिशिंग का, फिशरीज का काम कर रहे हो, तो वह तो वैसे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। लेकिन इंटरनेशनल वाटर में भी अगर आपने परमिशन ले ली विद द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, तो फिर भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, एम्बेसीज बोलते हैं, कॉन्सुलेट्स, ये देख रहे हो नाम, भूल मत जाना, कॉन्सुलेट्स बोलो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बोलो ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। एम्बेसी कहां की है, इंडिया की है, लोकेटेड कहां पर है, यूएसए। इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, क्या लिख दिया, पार्ट ऑफ, क्या लिखा, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है कि नहीं है, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है वो। सारी बातें अपन नोट्स के अंदर पढ़ चुके हैं, मैं तो खाली आपको बस रीड आउट करवा रहा हूं, याद हो जाए ताकि अच्छी तरीके से एग्जाम में आएंगे। अभी क्वेश्चन भी जैसे आएगा भी बता दूंगा। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री की अगर एम्बेसी होंगी तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेंगे, मैंने पढ़ लिया था, अभी लिखवाया था आपको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी लिखवा दिया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, वो भी नहीं होगी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, है ना। अब देखो यहां पर आया क्वेश्चन आपका, क्या लिखा हुआ है, एक कोई भी इंडियन कंपनी है लंदन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी। वो आपसे रेजिडेंट नहीं पूछ रहा है, वो कह रहे हैं कि बताओ आप इसको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मानोगे कि नहीं मानोगे। इंडियन कंपनी है, लंदन के अंदर है, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, नहीं, लंदन में है भाई, इंडियन कंपनी होने से क्या होता है, कहीं पे भी हो, है तो वो बाहर ही ना। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस अगर इंडिया में है, इंडिया के अंदर ही तो है, नॉन रेजिडेंट ने खोल रखा है तो क्या हुआ, है तो इंडिया में, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जैपनीज, जैपनीज ओन करे, कोई भी ओन करे, कंपनी कहां पर है, इन इंडिया है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। याद रखना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं इंडिया का पार्ट है कि नहीं है,
इंडिया में कर रहा है, जापानीज करे चाहे कोई भी करे भाई, चाइनीज करे जापानीज करे, है तो इंडिया का पार्ट ही ना, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के अंदर अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना ऑफिस खोल लेगी तो क्या इंडिया में खोला है? नहीं। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक की ब्रांच इंडिया में है तो इंडिया के अंदर है, इन इंडिया है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है। इंडियन एम्बेसी कहां पर? जापान में, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? अजी बिल्कुल है, इंडिया में नहीं होने के बावजूद भी इंडिया का ही पार्ट है वो। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, चाइना के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुल गई तो वो इंडिया का पार्ट नहीं है, चाइना में है ना। बस केवल अपन ये बात याद रखेंगे कि एम्बेसी ही अगर बाहर होंगी ना तो वो इंडिया का पार्ट होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता। रशियन एम्बेसीज इन इंडिया, रशिया की एम्बेसी इंडिया में डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग इन गूगल इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर है, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। उम्मीद करता हूं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और क्या नहीं है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात नॉर्मल रेजिडेंट की, कि नॉर्मल रेजिडेंट किसे बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने पूरी बात तो पढ़ाई दी थी, पढ़ लेते हैं फिर भी। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। याद रखना ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, मैंने पहले भी बताया था, लैंग्वेज भी वही है, और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री, है ना। तो पहला कंडीशन क्या आ गई? ऑर्डिनरली रिसाइड्स, है ना। और दूसरा कंडीशन क्या आ गई? हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, आ गई दूसरी कंडीशन ये। नॉर्मल रेजिडेंट में दोनों होते हैं, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, ये मैंने ऊपर ही लगा दिया। अब देखो यही मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कब कहते हैं कि इंडिया में है? जब वो रेजिडेंट इंडिया में रह रहा हो, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारी, है ना। रेजिडेंट कैरी आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे कि कमाना, खर्च करना, ठीक है, इकट्ठा करना, और उसका क्या कहते हैं जो लोकेशन है वो सारी इंडिया के अंदर ही है, तो उसको आप क्या मानोगे कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से ही है। जाता तो एयर हॉस्टेस है, जाती तो है, ठीक है, सिंगापुर, लेकिन वापस घूम कर आती है ना तो अपनी मम्मी पापा के साथ ही खाना खाती है घर पे अपनी डाइनिंग टेबल पर, ठीक है ना। तो ऐसे केस के अंदर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं का ही माना जाएगा। समझ में आई बबुआ? समझ में आया मुन्ना मुन्नी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड, किन किन को नॉट इंक्लूडेड, मतलब किस किस को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? तो अब देखो मैंने लिखवाया था फॉरेन विजिटर, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, ऐसे टूरिस्ट विजिटर जो कंट्री के अंदर आए हैं फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट। बाबा रामदेव के पास आ गए भाई योगा करने के लिए बाहर से, है ना। बाबा रामदेव के पास आ गए योगा करने के लिए बाहर से कुछ दिन के लिए, कि भाई वो पतंजलि योग पीठ ने बाबा जी ने बुलाया है कि भाई 15 दिन तक का शिविर लग रहा है, आओ योग करके जाओ। अब सब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, स्टडीज करने के लिए आए हैं, किसी स्पोर्ट इवेंट के लिए आए हैं, किसी कॉन्फ्रेंसेस के लिए आए हैं, मेहमान ही तो हैं, ठीक है। तो आप उनको नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। एक बात बताओ, फॉरेन एम्बेसी के ऑफिस को ही जब अपन ने यहाँ का डोमेस्टिक टेरिटरी का नहीं माना तो वहां के स्टाफ को कैसे मान लेंगे? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स भी उसी को ही कहते हैं, एम्बेसी को ही, एंड द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये भी उसी को ही बोलते हैं, ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिस थे उनको हमने यहाँ का डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट नहीं माना, तो उनके स्टाफ को कैसे मानेंगे? नॉट कंसीडर एज अ नॉर्मल रेसिडेंट इन अ कंट्री इन विच दे ऑपरेट, दे आर ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया का मानेंगे उनको। एम्प्लॉई ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर एज अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्रीज टू विच दे बिलोंग। कोई नई बात नहीं कही उसने, बात वही कही है जो ऊपर अपन पढ़ के आए हैं। ऐसे कंट्री के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको हम कहां का रेजिडेंट मानते हैं? जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, एंड नॉट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। अमेरिकन वर्किंग इन अ यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, नॉट ऑफ इंडिया। अगर अमेरिकन जो हैं अगर यूएनओ में वर्क कर रहे हैं, अगर इंडिया में उसका ऑफिस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ के बंदे बन जाएंगे, यहाँ के रेजिडेंट नहीं बनेंगे, वो वहीं के ही कहलाएंगे।
अब देखो इन्होंने एक पॉइंट दिया यहाँ पर, इसको पढ़ने की जरूरत है, कई बार इस पॉइंट पे उलझा देंगे वो। हाउएवर इफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 year इन सच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे यूएनओ में, देन दे बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। वो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे किस कंट्री के? इन विच सच इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड। इट मीन्स इन अ गिवन एग्जाम्पल, अमेरिकन वर्किंग इन अ यूएनओ ऑफिस इन इंडिया फॉर मोर देन 1 year। अगर यूएनओ ऑफिस के अंदर वो पर्टिकुलर अमेरिकन अगर 1 साल से ज्यादा वर्क करते हुए हो गया, तो उसको ट्रीट कर लिया जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर ये एक्सेप्शन आ गया तो यूजुअली बच्चे गलत कर जाते हैं। देखो इसने ब्रैकेट के अंदर दे दिया तो आपको ये मानना पड़ेगा। वैसे तो यूएनओ जो आपका ऑफिस है इंडिया के अंदर है, उसमें जो भी गोरे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ का रेजिडेंट मत मानो। लेकिन अगर उनको 1 साल से ज़्यादा काम करते हुए हो गया, क्योंकि रेजिडेंट का क्राइटेरिया था 1 साल का, तो फिर आपको उसको मानना पड़ेगा नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। आगे आ जाओ। क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन वेसल, फॉरेन वेसल मतलब शिप्स को बोलते हैं। कमर्शियल ट्रैवलर, काम के पर्पस के लिए आए हुए कमर्शियल ट्रैवलर। सीजनल वर्कर प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 year। 1 साल से कम के लिए आए हैं, अगर क्रू मेंबर है, कमर्शियल ट्रैवलर है, अगर आ गए 1 साल से ज़्यादा रह लिए, तो भाई साहब आप मान लो फिर तो रेजिडेंट। 1 साल से ज़्यादा रह लिए तो, अगर 1 साल से कम रहे हैं तो मत मानो क्रू मेंबर्स को। बॉर्डर वर्कर हु लिव नियर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसेस द बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। बांग्लादेश की बॉर्डर है ना, ऐसे पार करते रहते हैं, कभी भी चले जाते हैं उधर, कभी भी आ जाते हैं इधर, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर कभी कोई काम पड़ा तो सर बॉर्डर पास करके चले गए, फिर इधर आ गए। तो ऐसे केस के अंदर दे आर ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन वेयर दे लिव नॉट दे वर्क। जहां पर वो रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर वो रहते हैं। अगर रेगुलर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो जहां वो रहते हैं ना वहां के रेजिडेंट मानना, जहां काम करते हैं वहां के मत मानना। बोले काम तो बांग्लादेश में करता हूं और फिर यहां आ जाता हूं, नहीं, रहता जहां है ना वहीं के मानेंगे तेरे को रेजिडेंट। तो उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब हमें यहां पर क्या आइडेंटिफाई करना है? ये आइडेंटिफाई करना है कि द फॉलोइंग एज अ नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं है, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, यूएसए के अंदर है, इंडियन एम्बेसी में, क्या वो रेजिडेंट है। जैपनीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया, ठीक है, जैपनीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 months, टूरिस्ट है, 2 महीने के लिए आया है, 1 साल से ज्यादा रहता तो बात समझ में आती नहीं। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच वॉच करने गया है, वो तो रेजिडेंट ही है। पाकिस्तान गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान का थोड़ा ना हो जाएगा, वो क्रिकेट मैच ही तो देखने गया था भाई। इंडियन वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड अमेरिका फॉर लेस देन 1 year, वो तो रेजिडेंट ही कहलाएगा क्योंकि लेस देन 1 year है और अमेरिका गया था, लेकिन 1 साल से कम के लिए गया है वो अमेरिका, वैसे तो इंडिया में ही है वो, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया, एम्प्लॉय भी इंडियन ही है, डब्ल्यूएचओ को ऑफिस है, लेकिन इंडिया के अंदर ही, तो इंडियन रेजिडेंट तो यहीं रहेगा ना भाई, तो उसको तो आप इंडियन रेजिडेंट ही मानेंगे। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल, ताजमहल देखने आया था, है, ताजमहल देखने आया था, तो क्या आप उसको क्या मानोगे? तो हम उसको रेजिडेंट नहीं मानेंगे क्योंकि ताजमहल देख के चला जाएगा, कोई 1 साल से ज़्यादा थोड़ा रहेगा। इंडियन मुस्लिम है, इंडियन ही है ना, है तो इंडियन, हज के लिए जाते हैं, आपको पता ही होगा मुस्लिम लोग हज के लिए जाते हैं, तो जब हज के लिए जाएगा इंडियन मुस्लिम, है तो इंडियन रेजिडेंट, हज पे दर्शन करेगा वापस आ जाएगा, तो रहेगा तो रेजिडेंट ही। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब आती है बात, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये बताओ ये सिटीजन होना रेजिडेंट होना एक ही बात है, तो वो भी समझ लो। सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप आर 2 डिफरेंट टर्म्स, ये दोनों टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, इनको एक मत समझना। तो पहले तो सिटीजनशिप की बात करते हैं। इट इज बेसिकली लीगल कंसेप्ट, या तो आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलेगी बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजन,
अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन, या तो कुछ लीगल प्रोविजंस आप पूरे कर लो बाय लॉ तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, या आप पैदा ही जिस जगह पे हुए हो तो तब आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है ना। इट मीन्स इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन टू वेज। व्हेन अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में ही पैदा हुआ हो, अब आती है देखो बात, अगर बॉर्न इंडिया में हो गए, ही एक्वायर द ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अगर मान लो इंडिया से बाहर आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ है, और अगर वो अप्लाई करता है फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अगर उसको अलाउ करे टू हिम टू बिकम अ इंडियन सिटीजन, तब उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। वो बॉर्न तो बाहर हुआ है, अब वो अप्लाई कर दे कि मुझे तो इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो मिल जाएगा, ठीक है। अब रेजिडेंटशिप किसे बोलते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना। इट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। वो कौन सा कंसेप्ट था पहले वाला, ये आपसे पूछा जा सकता है किसके अंदर, एमसीक्यू के अंदर। ये एक लीगल कंसेप्ट है, और रेजिडेंटशिप क्या है, ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है ना। बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय पर्सन। रेजिडेंट कब बनता है, जब आपकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां से हो, इंडिया से हो। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया से होनी चाहिए, समझ गए आप मेरी बात। अगर बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है वही रहना खाना कमाना सब इंडिया से होना चाहिए, तब माना जाता है, ठीक है। आगे चलो, अब आगे देखते हैं। एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एन इंडिविजुअल is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period of more than 1 year। आ गई बात। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। एक तो 1 साल से ज़्यादा रहा हो तब बन जाता है, और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका कहाँ हो, उस पर्टिकुलर कंट्री में हो, तब वो उस कंट्री का रेजिडेंट बनता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाइनीज़ लिविंग इन इंडिया, चाइनीज़ है, इंडिया में रह रहा है मोर देन 1 ईयर, इज अ नॉर्मल रेजिडेंट। कहाँ का हो जाएगा वो, इंडिया का। हाउएवर ही इज नॉट अ सिटीजन, वो सिटीजन नहीं है ऑफ इंडिया, एज ही डज नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो याद रखना, कोई पर्सन रेजिडेंट है तो उसको ये मतलब समझ लेना कि वो सिटीजन भी होगा, ऐसा नहीं है। सिमिलरली अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास सिटीजनशिप नहीं हो सकती है। इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच ही लिव्स। हो सकता है कि रेजिडेंट अमेरिका का हो लेकिन सिटीजनशिप उसको कहाँ की मिल जाए, इंडिया की मिल जाए। तो सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप अपने आप में अलग अलग कंसेप्ट है। इट मीन्स अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, ऐसा पॉसिबल है। अब कंसेप्ट देखो आ गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या और नेशनल प्रोडक्ट बोलो, या डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम बोलो, बात बराबर है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बात बताई थी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ यूनिट्स लोकेटेड इन एन इकोनॉमिक टेरिटरी। आ गई ना बात। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड इन इकोनॉमिक टेरिटरी। सारा चीज़ें जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, चाहे फिर वो रेजिडेंट करें, रेजिडेंट के द्वारा हो या नॉन रेजिडेंट के द्वारा हो, वो क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक इनकम बोलो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो। आ गई सेम डेफिनेशन। और यहां देखो, द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट और नेशनल टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है नेशनल इनकम, इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट irrespective of the fact whether performed within the economic territory or outside the economic territory। यानी सारा फोकस किसके ऊपर है, नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर। नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करना चाहिए चाहे फिर वो इंडिया में करे या इंडिया से बाहर करे, यानी इकोनॉमिक टेरिटरी में करे या इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें, अब फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, ये सारी बातें आ रही हैं, ये आगे की बातें मैं आपको समझाऊंगा। उम्मीद है यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।